हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट एंड आल्सो बेस्ड ऑन कॉजेस। इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जाता है, कितने इंडेक्स होता है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे विथ इजी लैंग्वेज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको इस वीडियो जो सीरीज़ हम बना रहे हैं इकोनॉमिक्स का, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सीरीज़ को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, इन्फ्लेशन एक स्टेडीली जब प्राइस राइज होता है, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का जब इंक्रीज होता है स्टेडीली, किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस जो भी हो, अगर उसका प्राइस स्टडीली इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखिए, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक होता है बेस्ड ऑन रेट, जो रेट के बेस, परसेंटेज रेट के बेस पर है, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको मिल्ड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं या स्लो इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। जब प्राइस इज़ क्वाइट स्लो, जब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का बट स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक 0.2 to 0.3%, 2 to 3% के अंदर है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये गुड फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इससे प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर को बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड उसको इनकरेज करता है टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है, तो ये होता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो सेकंड, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? दिस इन्फ्लेशन रेफर टू राइज इन प्राइस मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2 to 3% है, और ये 3% से 14% के अंदर आता है, ये इसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसको रनिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जो व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ मोर देन 10%, ये 10% से ज़्यादा होता है, 10% से ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 10%। हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ मोर देन 50%, ये 50% के आसपास होता है। जब 50% पर मंथ इन्फ्लेशन होता है, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में हुआ था 2004 एंड 2009 में, जिम्बाब्वे में देखा गया था। तो एक ब्रेड लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको एक, क्या बोलते हैं, एक एटाजी में लेकर आपको पैसा लेकर जाना पड़ेगा, इतना हाइपर इन्फ्लेशन था। तो इस टाइप का इन्फ्लेशन है ये। देखिए, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस, ये कॉज के बेस पर ये इन्फ्लेशन को हमने इसका यहाँ पर डिवाइड किया है। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, तो जब डिमांड बढ़ जाता है, कंजम्पशन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज राइजेस, किसी भी प्रोडक्ट का उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि डिमांड ने इसको, हायर डिमांड ने इसको इन्फ्लेशन किया है। ठीक, तो इससे क्यों ऐसा होता है? डिस्पोजेबल इनकम, जो लोगों के पास पैसा होता है तो उसके अमाउंट बढ़ जाता है। अगर लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा इन हैंड, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, तो
अगर सप्लाई रिमेनिंग सेम रहेगा तो डेफिनेटली उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये है डिमांडफुल इन्फ्लेशन। यहाँ पर ग्राफिकली मैंने इसको प्लॉट किया है। देखिए, अगर ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो अगर जब यहाँ पर डिमांड था एडी, ये फर्स्ट डिमांड था, तो इसमें प्राइस था यहाँ तक, और नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर था Y1, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है, शिफ्टेड टू द राइट, तो यहाँ पर देखिए, तो प्राइस बढ़ गया है, इधर प्राइस बढ़ गया है, और जो एग्रीगेट डिमांड इनकम यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, तो P3 भी राइज हो रहा है, मतलब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर फिर से एडी डिमांड बढ़ गया तो प्राइस और बढ़ जाएगा। अगर फिर से P4 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो सप्लाई है, सप्लाई यहाँ पर फिक्स्ड है, मतलब अगर P5 यहाँ पर ले लिया जाए तो प्राइस तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ से और ज़्यादा नेशनल इनकम नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर टोटल मनी नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है इसका ग्राफिकली प्लॉट। मैंने इसको किया कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो फैक्टर उसमें यूज़ होता है तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे लेबर हो गया, लेबर यूज़ होता है, कैपिटल यूज़ होता है, तो लेबर यूज़ होता है मतलब वाइज उसको पेड करना पड़ेगा, उसको डेली सैलरी देना होगा। तो अगर सैलरी लेबर का जो वाइजेस अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इससे कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। ये एक रीज़न है इन्फ्लेशन का, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिए। जैसे एग्जांपल, राइज इन वाइज ऑफ लेबर, अगर लेबर का जो वाइज है अगर वो बढ़ जाएगा तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है, एडी है, एडी कर्व है, एडी कर्व फिक्स्ड है। यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कॉस्ट बढ़ेगा, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए लेबर का वाइजेस बढ़ गया तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए लेफ़्ट साइड तो देखिए प्राइस पहले क्या था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था तो प्राइस P1 था। जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया तो एडी का ये एडी कर्व है, इससे यहाँ पर मीट हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ, तो यहाँ प्राइस P2, तो प्राइस इंक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से पहले Y1 था इनकम, तो अब घट गया है, Y2 हो गया, ठीक है। तो प्राइस बढ़ जाता है, एक्चुअली नेशनल एग्रीगेट डिमांड घट जाता है, तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड सडनली ड्रॉप ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसे कोविड-19 में हम लोगों को देखने को मिला था। उस टाइम क्या हुआ था, मास्क का एक सप्लाई लिमिटेड था, तो उसका डिमांड अचानक बढ़ गया था, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड सडनली ड्रॉप ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो जितना डिमांड था उससे सप्लाई बहुत कम था, मतलब सप्लाई घट गया था, तो ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन है।
व्हेन समथिंग सडनली बिकम्स हार्ड टू गेट, जैसे लाइक वाइल फूड, अगर ये शॉर्ट हो जाए इमीडिएटली, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो प्राइस डेफिनेटली उसका बहुत हाई हो जाएगा। जैसे कोविड-19 में मास्क नहीं मिल रहा था, सप्लाई बहुत कम था, सप्लाई लिमिटेड था, उसका डिमांड एक्चुअल में बढ़ गया था, तो इसके लिए प्राइस भी बहुत बढ़ गया था। 10 रुपीज़ का जो मास्क था वो 275 100 रुपये से उस टाइम सेल किया जा रहा था, ठीक है। देखिए, बोटलनेक इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ड्यू टू डिफिशियंसीज इन द इकोनॉमी सच एज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अगर इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अगर प्रोडक्टिविटी लो है, डिस्ट्रीब्यूशंस का फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता है इससे। तो इसको हम बोटलनेक इन्फ्लेशन या फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्रोटीन इन्फ्लेशन, प्रोटीन इन्फ्लेशन मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत अमाउंट, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट पैसा आ जाए तो आप डाइटिंग को चेंज करोगे, ठीक है। आपका जो डाइटिंग हैबिट है वो चेंज करोगे, मतलब प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लोगे तो आपको ये शॉर्टेज मिल सकता है। तो अगर सप्लाई लिमिटेड, एज ए सप्लाई लिमिटेड, तो अगर आपका डिमांड प्रोटीन पे ज़्यादा हो जाए तो उस प्रोटीन का सप्लाई थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, प्रोटीन इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये एक होता है वन टाइप ऑफ प्रोटीन इन्फ्लेशन। मेज़र ऑफ इन्फ्लेशन, अच्छा, इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जाता है? ये इंडाइसेस, देयर आर सम इंडाइसेस व्हिच वी कैन यूज़ टू मेज़र इन्फ्लेशन। देखिए, इसको एक एक करके देखते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन होता है जो गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेज़र करता है, वर्ल्ड वाइज यूज़ होता है। इसको जीडीपी इन्फ्लेशन डिफ्लेटर बोलते हैं। एक एक करके कैसे इसको मेज़र किया जाता है देखेंगे। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट इज़ द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड इन होलसेल मार्केट, इट डज नॉट कवर सर्विस। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, देखिए, बास्केट मतलब क्या होता है, एक बास्केट मतलब होता है बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली गुड्स को लिया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोगों के रेगुलर यूज़ होते हैं नेचुरली, तो उसको एक एवरेज प्राइस सबका ऐड किया जाता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बास्केट, एक बास्केट बना जाता है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसका प्राइस एवरेज प्राइस निकलता है, ठीक है। तो इसका एक प्राइस निकलता है, टोटल कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, जो प्रेजेंट ईयर है इस साल, तो इस साल उसका प्राइस करंट ईयर में निकलते हैं। और एक बेस ईयर माना जाता है, तो अभी के लिए आई थिंक 2011 to 12 है, इस साल बेस ईयर माना जाता है। पहले 2004 एंड 5 था, बट अभी रिसेंट जो बेस ईयर माना जाता है तो 2012 एंड 2020 2011 एंड 2012 में इसको बेस ईयर माना जाता है। तो इससे क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2025, उससे इस साल में बास्केट का टोटल कॉस्ट कितना है, और टोटल कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर 2011 में उस बास्केट का क्या प्राइस था, इन दोनों का कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल जाता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इट इज़ द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड इन होलसेल मार्केट, इट डज नॉट कवर सर्विस, ये सर्विस को कवर नहीं करता है, ठीक है। ये सर्विस कवर नहीं, ओनली गुड्स को कवर करते हैं, मतलब ओनली प्रोडक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। कोई भी सर्विस, मतलब होटल सर्विस हो गया, स्कूल सर्विस हो गया, कॉलेज सर्विस हो गया, तो ये सब चीज़ें ये कवर नहीं करता है, काउंट में नहीं करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस बाय द कंज्यूमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम,
ये भी सेम कंसेप्ट है, ये भी एक बास्केट बना जाता है, ठीक है। इस बास्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट निकलता है, तो कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, मतलब 2012 11-12 का, ठीक है, इसको बेस ईयर माना जाता है, इंटू 100, CPI इसको बोलते हैं, CPI एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों को लिया जाता है, ठीक है, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों को काउंट किया जाता है। GDP डिफ्लेटर, ये क्या होता है, ये नॉमिनल GDP एंड रियल GDP का रेशियो है एक्चुअल में। GDP डिफ्लेटर वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेज़र करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंट्री में यूज़ नहीं होता, क्योंकि डेटा को कलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या होता है, नॉमिनल GDP वर्सेस रियल GDP। तो नॉमिनल GDP मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ईयर का जो GDP है, मतलब काउंट जो इन्फ्लेशन को भी काउंट करता है, मतलब ये रियल GDP नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, तो नॉमिनल GDP उसको बोलते हैं। और रियल GDP मतलब बेस ईयर मान के, जो बेस ईयर था उससे उससे कंपैरिजन में कितना GDP इंक्रीज हुआ है, उसको एक्चुअल में डिडक्शन किया जाता है। तो नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP, जो रियल GDP एक्चुअल में है, इंटू 100, ये GDP डिफ्लेटर है, ठीक है। कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का जो कंसिक्वेंसेस है, उसका इफेक्ट हम लोगों के लाइफ में कैसे पड़ता है, एक बार देख लीजिए। इससे क्या होता है, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है, मतलब पीपल्स कैन बाई फ्यूअर गुड्स एंड सर्विस विथ सेम अमाउंट ऑफ मनी। मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो 2024 में एक किसी भी प्रोडक्ट का मान लीजिए 100 रुपीज़ था। अगर उस टाइम आपने 5 प्रोडक्ट को परचेस किया, तो आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अभी की मान लीजिए कि उसका प्राइस 120 हो गया, तो अभी आपको उतना 5 अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर 5 अमाउंट परचेस करना चाहे तो आपको 600 रुपया लगेगा। तो 500 रुपये में अप्रोक्सीमेटली आपको 4 क्वांटिटी मिलेगा, मतलब पीपल्स कैन बाय फ्यूअर गुड्स, उस 500 रुपीज़ में आपको कम गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है, ठीक है, उस अमाउंट से। तो इससे क्या होता है, परचेसिंग पावर, मनी वैल्यू घट जाता है, परचेसिंग पावर घट जाता है। इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम हाउस होल्डर, जो फिक्स्ड इनकम हाउस होल्डर है, जैसे पेंशन होल्डर या सर्विसमैन जो गवर्नमेंट सर्विस स्पेसिफिकली में है, तो उन लोगों का क्या होता है, एक फिक्स्ड इनकम होता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से उसको सैलरी इंक्रीज नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बोरोवर्स गेट बेनिफिटेड एंड लेंडर लूजेस। बोरोवर्स गेट बेनिफिटेड मतलब क्या होता है, अगर आपने लोन लिया हो किसी भी बैंक से और 5 इयर्स के टर्म्स पर लिया है, तो अगर प्राइस ज़्यादा इन्फ्लेशन, आप मान लीजिए आपने 13% रेट पर लिया है 5 इयर्स के लिए, और मान लीजिए 1 इयर्स में ही जो इन्फ्लेशन है वो 15% के आसपास है, मतलब आप लोन लिए हो, आपको अमाउंट कम, मतलब जो मनी वैल्यू है वो घट गया है, उसी हिसाब से आपको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज ए बोरोवर यू आर गेट बेनिफिटेड, ओके। बट जो लेंडर है, जैसे बैंक या किसी इंस्टीट्यूशंस, तो उसको थोड़ा लॉसेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो
जितना इंटरेस्ट आपसे मिल रहा है उससे वो इन्फ्लेशन कवर नहीं हो रहा है, तो इसलिए एक्चुअली उसको लॉस फेस करना पड़ता है। तो राइजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी भी रॉ मटेरियल्स या फिर वाइजेस का सैलरी जो लेबर को पे करते हैं, तो अगर उन चीज़ों का कॉस्ट बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल्स, ऑयल परचेस, ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे प्राइस राइज होता है। इनइक्वलिटीज़, जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो लोग और ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे बेनिफिट इन्फ्लेशन में उसको मिलता है। तो इन्फ्लेशन is definitely sometimes profitable for them who are trader actually, or who are just engaged in any business activity, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट होता है। तो राइज इंक्रीज इन इनकम इक्वलिटी, इससे क्या होता है, पोर लोग जो है वो और पोर हो जाता है, ठीक है, और जो रिच है समटाइम्स दे आर बिकम मोर रिच। तो ये होता है इनइक्वलिटीज और बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट बिकम्स कॉस्टली, इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बिकम्स कॉस्टली। अगर आपने किसी भी चीज़ को सेल किया तो इससे आपको कॉस्टली होता है एक्सपोर्ट, और अगर इंपोर्ट किया तो बिकम चीपर। अगर इंपोर्ट करोगे तो क्योंकि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका इनिशियली प्राइस बहुत हाई होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन चलता है, तो इससे अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियली, बाद में सेम हो जाता है, बाद में इंपोर्ट भी बहुत कॉस्टली होता है, बट इनिशियली जब स्टार्टिंग में होता है तब एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टली होता है और इंपोर्ट बिकम चीपर होता है, ठीक। करेंसी डेप्रिशिएट तो होता ही है, तो करेंसी का वैल्यू जो है वो बहुत घट जाता है, क्योंकि मनी अमाउंट में तो बढ़ जाता है लेकिन उसका जो रियल वैल्यू है वो बहुत घट जाता है। देखिए, ये सब रिलेटेड, ये सब जो डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेक्शन है, ये सब इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये भी हम लोगों को जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम पूछा गया है, ठीक है। देखिए, डिफ्लेशन रेफर टू ए परसिस्टेंट फॉल इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो ये इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, और डिफ्लेशन में प्राइस एक्चुअल में डिक्रीज होता है। तो ये इसका ऑपोजिट है, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या होता है, प्राइस इंडेक्स जो निकलते हैं हम लोग सीपीआर होलसेलर, तो वो नेगेटिव साइन में आता है, ठीक। डिसइन्फ्लेशन, it refer to a situation when the inflation occurs at a slowing pace। ये एक सिचुएशंस है, तो इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन पिछले जो 2000, मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो 2024 में मान लीजिए ये 6% के आसपास था। अभी रिसेंटली 2025 में ये अप्रोक्सीमेट 5% आ गया। तो मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ प्राइस राइज, जब हमने बोला, जब प्राइस बढ़ जाता है, लास्ट मंथ मान लीजिए वह 6%, बट अभी रिसेंट मंथ में अब 5% हो गया, मतलब इट विल बी कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट इन डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है, ठीक। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेशन क्या होता है, ये एक डेलिबरेट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, जैसे कोविड-19 के पीरियड में किया था गवर्नमेंट इंटरफेयर किया था उस टाइम, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, एम्प्लॉयमेंट टोटली ख़त्म हो गया था, तो इससे लोगों के पास पैसा नहीं था। तो अगर जब पैसा नहीं होगा तो कंजम्पशंस थोड़ा टोटली ज़ीरो हो जाएगा। अगर कंजम्पशंस ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा, एक्चुअल में बहुत घट गया था उस टाइम, तो सप्लाई
भी स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस को बढ़ाता है। अगर बहुत सारी चीज़ों पर वो गवर्नमेंट ने एक्सपेंस करता है, लाइक ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इस सब में, तो इससे इकोनॉमी रिवाइव होता है। तो इसमें एक इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने क्रिएट करता है, तो इससे बोलता है रेफ्लेशन। ठीक है, जब इकोनॉमी स्टेगनेंट पोजीशन में होता है तो इस टाइप का स्टेप लिया जाता है। तो ये होता है डिफ्लेशनरी सिचुएशन। देखिए कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। मतलब क्या होता है, फूड को और एनर्जी सेक्टर को, मतलब ऑयल वगैरह, ऑयल परचेस जो नेचुरल ऑयल्स होता है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों का बाकी सब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लिखे हैं लेकिन ये कंफ्यूज मत होइए। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है मतलब इन्फ्लेशन के ही जैसा है लेकिन फूड और एनर्जी आइटम को छोड़ के, इसमें इन्फ्लेशन को डिडक्शन किया जाता है, मतलब फूड और एनर्जी को बाद दिया जाता है। फूड और एनर्जी छोड़ के जो अदर्स प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन विद इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में 1 ईयर्स में अगर रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस का रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैगफ्लेशन दो वर्ड्स मिलके बनता है, एक होता है स्टेगनेशन और होता है इन्फ्लेशन, दोनों चीज़ें इंक्लूडिंग होता है इसमें। स्टेगनेशन किसको बोलते हैं, स्टेगनेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो हो गया, बहुत ही स्लोली चल रहा है। इस सिचुएशन में प्राइस भी राइज हो रहा है, मतलब एक तो इकोनॉमी बहुत स्लो है और जो प्राइस है वो राइज हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं स्टेगनेशन। ठीक है, तो यूजुअली नॉर्मल सिचुएशन है, हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अकम्पेनिड बाय हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉर्मली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही लो है और जो प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइस है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। मतलब कंटिन्यूसली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये क्या हो रहा है, ये लो हो रहा है। इसके साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। इन दोनों सिचुएशन अगर हो तो इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है इसको बोलते हैं स्टेगनेशन, और जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब स्टेगनेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों इंक्लूड है स्टैगफ्लेशन में। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व में स्टैगफ्लेशन जो कंसेप्ट है ये एक रेयर फेनोमेनन है, तो फिलिप्स कर्व में ये माना जाता है। देखिए स्क्यूफ्लेशन कौन सा सिचुएशंस में क्रिएट होता है, जब किसी भी ग्रुप ऑफ गुड्स का, मतलब मान लीजिए जो सामान
हम लोगों के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर उन सेक्टर का, उन ग्रुप का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इस सिचुएशंस में, इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। मतलब किसी भी एक कुछ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इस सिचुएशंस को हम स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। जबकि अदर प्रोडक्ट का प्राइस रिमेन स्टेबल है, अदर्स प्रोडक्ट का प्राइस ठीक ठाक है। एक सेक्टर का या फिर एक ग्रुप ऑफ गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ये जनरली जो फूड आइटम में इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि फूड आइटम का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है जो रियल जीडीपी है एंड पोटेंशियल जीडीपी है, दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक्चुअल जीडीपी क्या होता है? जो रियल जीडीपी बेस ईयर मान के जो जीडीपी निकलता है, मतलब इन्फ्लेशन को डिडक्शन करके जो जीडीपी होता है उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और पोटेंशियल जीडीपी किसको बोलते हैं? पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं जो एक इकोनॉमी का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट करने का जो कैपेसिटी है, मतलब किसी भी एक कंट्री का जो मैक्सिमम वो प्रोडक्शन कर सकता है, जो जीडीपी प्रोड्यूस जो जीडीपी क्रिएट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। मतलब उससे ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है किसी भी एक कंट्री का। तो अगर उससे ज़्यादा डिमांड है, अगर उससे ज़्यादा एक्चुअल रियल जीडीपी उससे ज़्यादा है, मतलब लोगों का डिमांड उस जो पोटेंशियल जीडीपी जो इकोनॉमी का एक कैपेसिटी है, अगर उससे भी ज़्यादा डिमांड लोगों का है तो इस सिचुएशंस को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। जैसे 2006 एंड 2000 में ऐसा हुआ था, इंडिया वाज इन ए वेरी हाई ग्रोथ, 8 to 9% जीडीपी चल रहा था। पीपल्स, बहुत सारे लोग इनकम अर्निंग कर रहा था, स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो गवर्नमेंट ऑल्सो वाज स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे ब्रिज वगैरह। तो बैंक इजीली लोन दे रहा था। इसमें क्या होता था, सप्लाई बहुत बढ़ गया था, मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया था। तो इससे क्या होता, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो लोग कंजम्पशंस करने की कोशिश करेगा, उतना तो सप्लाई है नहीं। तो क्या होता है, जब सप्लाई कम हो जाता है डिमांड से तो जनरली प्राइस राइज होता है। तो ये सप्लाई साइड एग्रीकल्चर जो सर्विस सेक्टर है, दे आर नॉट एबल टू increase output and that's why this type of problems arises, ठीक है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब क्या होता है, जीडीपी जो है हमारा वो बढ़ जाता है, जो पोटेंशियल जीडीपी एक इकोनॉमी में होता है, इकोनॉमी का जो मैक्सिमम वो पोटेंशियल ग्रोथ एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कर सकता है, तो उससे ज़्यादा डिमांड होता है। तो इस सिचुएशंस में प्राइस इंक्रीज होता है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। फिलिप कर्व क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इन्फ्लेशन दोनों का रिलेशनशिप बताता है। इसमें क्या होता है वो देख लीजिए, ये दोनों का एक्चुअली इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये फिलिप्स कर्व जो बोलते हैं, ये इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स के नाम से है। तो उसने 1958 पर हु फर्स्ट पुट फॉरवर्ड दिस कंसेप्ट, दिस थ्योरी। तो देखिए इधर हमने इन्फ्लेशन को लिया है, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, जो वाई एक्सेस में है, और एक्स एक्सेस में हमने अनएम्प्लॉयमेंट को लिया है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लिया है। देखिए अगर जब 2% इन्फ्लेशन रेट था तब क्या था, 5% अनएम्प्लॉयड था। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है तो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयड रेट है वो घट गया है। देखिए 3% हो गया, ये 5 था तो 3 हो गया, ये 2 से अगर 4 गया है तो इधर से ये घट गया है। तो मतलब क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन बढ़ेगा
तो अनएम्प्लॉयड घटेगा। तो ये होता है फिलिप्स का, जो 1958 में AW फिलिप्स पुट फॉरवर्ड दिस। ओके, तो यही था वीडियो। बहुत ही आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल वाइज भी। तो अगर आपको ये सीरीज़ ठीक ठाक लग रहा है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिले, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, किसी भी अगर प्रॉब्लम हो कंसेप्ट में तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।